Student, today we will discuss about some important numericals from chapter 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है क्या है? नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is joule per coulomb. Is it a scalar or a vector quantity? Student, you know that joule per coulomb known as volt, and volt is unit of potential, and potential is a scalar quantity. So answer is electric potential. It is a scalar quantity. Number 2, a point charge q जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट चार्ज Q ये रहा, placed at point O as shown in figure, is the potential difference VA minus VB will be negative, positive or zero? In two cases, number 1, if Q is positive and if Q is negative. तो स्टूडेंट हमको पता है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है, के कांस्टेंट, क्यू सोर्स चार्ज की वैल्यू, आर डिस्टेंस है सोर्स चार्ज से जहां हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सोर्स चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा के क्यू डिवाइड बाय आर ए, और बी पॉइंट पे होगा के क्यू डिवाइड बाय आर बी। डिफरेंस फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। सो डिफरेंस क्या होगा? के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। चलिए हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी को, कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। आप देखिए कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आर ए इज लेस देन कंपेयर टू आर बी। आर ए की वैल्यू कम है कंपेयर टू आर बी से, तो रेसिप्रोकल क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। सो 1 अपॉन आर ए इज ग्रेटर देन 1 अपॉन आर बी। तो कहने का मतलब जो आपको दिख रहा था रिलेशन स्टार्टिंग में, इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव आई। अब अगर Q पॉजिटिव होता है तो Q भी पॉजिटिव, K की वैल्यू भी पॉजिटिव, और जो ये डिफरेंस आया था ये भी क्या था? पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी। अगर Q नेगेटिव होता है यहाँ पे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, आंसर भी क्या आता? नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि अगर Q पॉजिटिव होता तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव आती। अगर Q नेगेटिव होता तो VA माइनस VB की वैल्यू नेगेटिव आती। एक थर्ड क्वेश्चन में गिवन है, ए टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन। इसका मतलब कोई भी फोर्स काम नहीं करा उस चार्ज पे। फ्रॉम ए टू सी, देखिए ए से कहां गया वो? सी गया। along the path A to B and then B to C in the electric field E as shown in figure. चार्ज A से कहां गया? B, B से कहां गया? C. Calculate the potential difference between A and C. आपको A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। चलिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है ये? At which point of the two is the electric potential more and why? चलिए पहले सेकंड का आंसर मैं पहले दे देता हूं यहाँ पे, कि चार्ज कहां से कहां मूव कर रहा है? ए से बी, बी और सी। क्वेश्चन में पूछा है कि ए और सी में से किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा और रीजन क्या है उसका। तो आपको पता था कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल थ्रू लो पोटेंशियल। अब इस केस में चार्ज कहां से कहां फ्लो कर रहा है? फ्रॉम ए टू सी। तो सीधी सी बात है कि पोटेंशियल हाई किसका होगा? ए पॉइंट का।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा हैगा, ए पॉइंट का। रीजन क्या है, क्योंकि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। देखिए ए और सी का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले पोटेंशियल फाइंड करें ए और बी के बीच का, प्लस पोटेंशियल फाइंड करें बी और सी के बीच का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी ए माइनस वी सी के लिए वी ए माइनस वी बी फाइंड कर लिया आपने, प्लस वी बी माइनस वी सी फाइंड किया। ठीक है, चलिए सेकंड हम बात करते हैं, पॉइंट बी और जो सी थे वो सेम डिस्टेंस पे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई था और दोनों की पॉइंट ए से डिस्टेंस भी क्या थी, सेम थी। इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, दोनों की सेम होगी, सॉरी जीरो होगी। तो वी सी माइनस वी ए का जो वैल्यू बचेगा वो ओनली बचेगा वी ए माइनस वी बी के इक्वल। V इज इक्वल टू होता है ई डी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, पॉइंट ए और बी के बीच के ए बी। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 होना चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए इंटू 4 सेंटीमीटर था, तो कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, तो आंसर आ जाएगा 0.04 ई। ये हमारे पास आंसर आया इसका। और बी पार्ट आंसर तो आपने पहले बता दिया था कि चार्ज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। क्या है क्वेश्चन, ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए, देखिए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस ए गिवन है यहां पे, कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज ये कैरी कर रहा है, ठीक, इज प्लेस्ड concentrically inside a larger hollow conducting cell of radius b where v is greater than a। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक आउटर स्फीयर भी था, रेडियस क्या है इसकी b, और b दिख रहा है आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग लार्ज वैल्यू कंपेयर टू a। द आउटर सेल हैज गिवन चार्ज q ऑन इट, इस पे चार्ज q है। Show that if these spheres are connected by conducting wires, charge will always flow from inner sphere to the outer sphere in respect of magnitude of the two charges। देखिए आपको ये प्रूव करना है कि चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा, इंटरनल या इनर स्फीयर से आउटर स्फीयर के लिए। और चार्ज की मोशन डिसाइड कौन करता है, पोटेंशियल। तो सीधी सी बात है, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो इनर स्फीयर था उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू आउटर पोटेंशियल। यानी कि डिफरेंस किसका ज्यादा आना चाहिए, इनर पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर। चलिए पहले हम बारी बारी से बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है सॉल्यूशन इसका, ठीक, देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज q ऑन द आउटर सेल इज यूनिफॉर्म इनसाइड। आपने पढ़ा था कि होलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, जितना होता है सरफेस पे उतने क्या होता है इनसाइड भी होता है। तो दोनों जो स्फीयर थे दोनों होलो स्फीयर है, तो जो आउटर स्फीयर था उसका होगा पोटेंशियल k यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ठीक है। b क्या थी, डिस्टेंस थी सेंटर से उसकी, तो ये पोटेंशियल हो गया इनसाइड किसके, चार्ज q से, ठीक। और जो स्मॉल आपको इनर स्फीयर दिख रहा है यहाँ पे उसका होगा पोटेंशियल, सेम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय a। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये थी कि जो आउटर स्फीयर है अगर इसका आप कंप्लीट निकालें पोटेंशियल, तो इसके अंदर दोनों चार्ज इंक्लूड हैं, स्मॉल q चार्ज भी इंक्लूड था और कैपिटल Q चार्ज भी इंक्लूड था, ठीक है। अगर हम कंप्लीट लें आउटर को तो फॉर्मूला क्या आएगा, k q
प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय b। तो टोटल पोटेंशियल आउटर स्फीयर पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q b प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन b। इसको चाहे तो कंबाइन करके भी बताया था आपको, कर सकते हैं कि आउटर स्फीयर के लिए टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी होगी स्मॉल q प्लस कैपिटल Q और k q डिवाइड बाय r। अब हम बात करते हैं जो इनर स्फीयर था उस पे पोटेंशियल कितना होगा। अब देखिए इनर स्फीयर का खुद का कितना पोटेंशियल है, जो लिखा हुआ था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय a, प्लस ड्यू टू आउटर स्फीयर भी कितना पोटेंशियल आया उसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन b। तो कुल मिला के दोनों का पोटेंशियल आया जी, ये दोनों का पोटेंशियल है मिला के किस पे आई इनर स्फीयर पे। अगर आप डिफरेंस फाइंड करें किसका इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के पोटेंशियल का, तो VA माइनस VB आपने जब फाइंड किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1A माइनस 1B। जैसे अभी आपको बताया था कि A स्मॉल है तो उसका 1/A क्या होगा लार्ज होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई इसका मतलब VA की वैल्यू क्या होगी VB से ज्यादा होगी। इसका मतलब चार्ज कहां से कहां फ्लो करेगा A स्फीयर से कहां जाएगा B स्फीयर की तरफ जाएगा, जो आपने यहां पे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 5 एग्जाम में आया था 3 मार्क्स में, क्या है क्वेश्चन 3 देखते हैं एक बार। फिगर शोज 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2 ईच ऑफ 2 माइक्रोफेड कैपेसिटेंस। इस डायग्राम में एक C1 गिवन है एक C2 गिवन है, दोनों की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेड कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। दोनों को अपने बैटरी से कनेक्ट किया 5 वोल्ट से। ओके, आफ्टर सम टाइम S is left open and dielectric slabs of dielectric constant K is equal to 5 are inserted to fill completely the space between the plates of 2 capacitor. Number, how will be the charge and number 2 potential difference between the plates of capacitor be affected after the slab are inserted। क्वेश्चन था कि स्टार्टिंग में S क्लोज था, ठीक है, तो आपको पता है जब S क्लोज होगा दोनों किस में है पैरेलल में, दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा, तो इस पे भी 5 वोल्ट है इस पे भी कितना होगा 5 वोल्ट होगा, ठीक है, दोनों पे क्या रहेगा पोटेंशियल 5 वोल्ट रहेगा। तो हम चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं Q इज इक्वल टू C1, तो 5 इंटू 2 10 माइक्रोफेरेड यहाँ होगा और 10 माइक्रोफेरेड चार्ज यहाँ होगा। जैसे ही आपने इसको ऑन किया ओपन कर दिया और प्लेस किया डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, तो आपको पता है कि दोनों केस में कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है, ये आपने पहले पढ़ा था थ्योरी में। लेकिन अगर बैटरी हटा के रखा आपने, इसके लिए तो बैटरी कनेक्टेड थी तो वोल्टेज क्या रहेगी सेम रहेगी, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी लेकिन वोल्टेज क्या रहेगी सेम रहेगी। इसके लिए चार्ज सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज वेरी करेगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम कैसे करेंगे। जब S कनेक्टेड था तो आपको बताया था कि दोनों पे चार्ज सेम होगा, 2 माइक्रोफेरेड चार्ज होगा, निकाल लिया अपने फॉर्मूले से। जैसे आपने प्लेस की डाइलेक्ट्रिक प्लेट आफ्टर ओपनिंग द स्विच S, तो आपको पता है कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, नो डाउट, आपको पहले पता था, पढ़ रखा है आपने कि 5 टाइम्स क्या हो जाएगी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस होगी। पोटेंशियल सेम रहेगा तो V सेम था, Q इज इक्वल टू क्या CV, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी 50 माइक्रोकूलम होगी, कंफर्म। सेकंड कैपेसिटर के लिए क्या हुआ, चार्ज की वैल्यू सेम थी, कितनी 10 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, कैपेसिटेंस कितनी होगी अब 10 माइक्रोफेरेड, तो वोल्टेज क्या होगी रिड्यूस हो जाएगी 10/10 कितना 1 वोल्ट। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 2 identical parallel plate capacitor C1 and C2 have capacitance C each। ये आपको दो डिफरेंट डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे, दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है C है। चलिए, the space between their plate is now filled with dielectric as shown if the capacitors still have equal capacitance
ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, K1 एंड K2। चलिए, दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, चलो हम कैसे करेंगे। अब यहां देखिए कैपेसिटर C1 दिख रहा है आपको, इसका लेंथ कितना है, इसका L, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितनी है इसकी, D। ठीक, आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस C1 एंड C2, C1 की वैल्यू कितनी होगी, K टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सही पता है आपको, क्योंकि जितना आप मीडियम फिल करेंगे पूरी प्लेट में उतना टाइम्स कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। अगर हम इसकी बात करें कैपेसिटर C की, आप यहां देखिए इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड किया, L/2, L/2, तो कहने का मतलब इसका एरिया हाफ हो जाएगा। तो C2 की कैपेसिटेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट में होगी A/2, क्योंकि एरिया हाफ हो गया तो A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 डिवाइड बाय D, और ऐसे ही जो सेकंड कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस होगी A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 डिवाइड बाय D। अब यहां देखिए जो कैपेसिटर आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला, दोनों की प्लेट का कनेक्शन एक पॉइंट से है। सिमिलरली इस प्लेट का और इस प्लेट का कनेक्शन भी क्या है, एक पॉइंट से है। दोनों किस में होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होते हैं तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होती है, C = C1 + C2। तो C2 की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, दोनों का सम आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C1 और C2 डैश की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे C2 की वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, K1/2 + K2 डिवाइड बाय 2, ये किसकी वैल्यू थी, C की वैल्यू थी। तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे दोनों आप, तो K की वैल्यू आ जाएगी K1 + K2 डिवाइड बाय 2। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, आगे वाला क्या कह रहा है। फिगर शोज ए शीट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, जो आपको यहां पे दिख रही है, of negligible thickness placed between the plates of a capacitor. How will its capacitance be affected if foil is electrically insulated and foil is connected to the upper plate of the conducting wire? चलिए, अगर हम ये एज्यूम करें कि प्लेट क्या है, ये इंसुलेटेड है, तो इस कैपेसिटर के दो पार्ट हो जाएंगे, पार्ट 1 ये और पार्ट 2 ये। कैपेसिटर में क्या डिफरेंस आया, ओनली जो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स थी वो पहले की हाफ हो गई। तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, A, क्योंकि एरिया चेंज हुआ नहीं, एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D/2, और जब D/2 करेंगे तो आपको पता है कि A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D/2 करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी, कह सकते हैं 2C हो जाएगी। इनिशियल जो भी थी उसकी डबल हो जाएगी, डबल इसकी डबल इसकी। चलिए, दोनों किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। दोनों देखिए किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज में। और सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2, जिसको आप कह सकते हैं C1C2 डिवाइड बाय C1 + C2। तो जब आप उसको सोल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस फिर कितनी आ जाएगी, C आ जाएगी। इसका मतलब कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सेकंड पार्ट कह रहा है कि अगर फॉइल को हम किससे कनेक्ट कर दें, इससे, अपर प्लेट से, इसका मतलब ये कैपेसिटर एक ग्राउंडेड हो जाएगा, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो ओनली कितना बचेगा हमारे पास, ये वाला पार्ट बचेगा। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी इसकी, पहले पढ़ा था आपने कि इस इतने से पार्ट की कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इनिशियल की ट्वाइस हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, 2C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट network of 4 capacitor each of 12 microfarad capacitance is connected to a 500 volt supply as shown in the figure। फिगर में लिख रहा है कि 500 वोल्ट से आपने इस सर्किट को कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अब देखिए कि ये और ये तीनों किस में है, सीरीज में है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/12 + 1/12 + 1/12, इसका मतलब 3/12। 3/12 का मतलब 1/4। तो कैपेसिटेंस C कितनी आएगी, 4 माइक्रोफैरड।
अब 4 माइक्रोफैरड और ये 12 माइक्रोफैरड दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो कैसे याद करेंगे, C1 प्लस C2 से, तो दोनों की कैपेसिटेंस कितनी होगी, 16 आएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आपने तीनों को देखा कि तीनों सीरीज में थे, सीरीज में रिजल्टेंट कितना आया, तीनों का मिला के 4 आया, और C4 किस में था, पैरेलल में था, तो टोटल नेट आगे कैपेसिटेंस 16 माइक्रोफैरड। चलिए ये हमारे पास काम हो गया। फिर फाइंड करना है चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। तो C1 C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन था कितना था, वो 4 था, उस पे भी पोटेंशियल कितना रहेगा, 500। तो 500 इंटू 4 2000 माइक्रोकूलम। इसका मतलब तीनों चार्जेस पे C1 C2 और C3 पे चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, 2000 माइक्रोकूलम रहेगी। अब बात किसकी करें, C4 की, तो कैपेसिटेंस कितनी है, 12 माइक्रोफैरड थी, वोल्टेज कितनी है, 500। तो हम कहेंगे कि C4 पे 6000 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लॉट द ग्राफ कंपेयरिंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट आपने पहले देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो है KQ डिवाइड बाय 1/r²। मतलब अगर R1 है तो पहले 1 आएगा, फिर अगर 2 करते 1/4 हो जाएगा, 3 करते 1/9। इस तरह से डिक्रीज होगा डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो था KQ डिवाइड बाय R। इसका मतलब अगर आप डबल भी करेंगे तो हाफ होगा, थर्ड करेंगे तो 1/3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा कंपेयर टू पोटेंशियल। तो अब देखिए जो आपको एरो दिख रहा है, सेम डिस्टेंस पे वेरिएशन ज्यादा किसका दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि दोनों का आपने वेरिएशन शो किया हुआ है। चलिए सेकंड क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर सो दैट एनर्जी स्टोर इन 2 केसेस बिकम द सेम। हमको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा दोनों केस में, 2 कैपेसिटर हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है, ठीक है। अगर उनको आपने किस में ऐड किया, सीरीज में ऐड कर दिया, तो कैपेसिटर की उसकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, C/2। अगर उन्हीं को आपने किस में ऐड किया, पैरेलल में, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, 2C। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों केस के अंदर देखिए आपने कहा सीरीज में कितना हुआ, C/2 हुआ, और पैरेलल में कितना हुआ, 2C हुआ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। एनर्जी होती है हाफ CV²। आप देखिए जब इसको आप पुट करेंगे तो आप पता करेंगे कि दोनों का जो रेशियो आएगा वो किस रेशियो में होना चाहिए, 2 रेशियो में। कहने का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो बैटरी लगाएंगे वो पैरेलल का आप ट्वाइस लगाएंगे, तब दोनों की एनर्जी सेम होगी। स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सबको एक साथ करना भी मुश्किल हो पाता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम चैप्टर 3 स्टडी करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी।